जय हिंद भाई। हम अरुण यादव आर्मी लवर बलिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। भाई आज ये हंसी आपको हम बता रहे हैं, भैया यूपी एसआई में इनका भैया का क्वालिफाई हो गया है। ये 2021 में यूपी एसआई का निकला था, उसमें कंप्लीट भैया कर लिए हैं। इनका मतलब अब ज्वाइनिंग बाकी है और हम भैया से पूछेंगे तो भैया कैसे पूरा ये प्रोसेसिंग इनका हुआ, कब फार्म भरे थे, आल टू आल का कितना घंटा आप पढ़ाई करते थे, और पूरा डिटेल में भैया बताइए। क्या नाम है भैया? सर्वप्रथम सभी भाइयों को जय हिंद। मेरा नाम शिव प्रताप सिंह है। प्रारंभिक शिक्षा मैंने केंद्रीय विद्यालय बलिया से ही प्राप्त की थी और ये यूपीएसआई का शुरू से ही, जैसे कि हर एक एस्पिरेंट का ड्रीम रहता है, तो मेरा भी ड्रीम था कि एक बढ़िया ये रेपुटेटेड जॉब है यूपी के अंडर में। तो शुरू में ही जब फॉर्म इसका निकला था कोविड के टाइम ही, तो फरवरी में इसका फॉर्म निकला था 2021 में। और जो सिलेबस था, चूँकि हम लोग पहले से ही एसएससी या यूपी पीसीएस भी मेरा 2 टाइम मैंने क्रैक किया है प्रीलिम्स, तो हम लोग शुरू से ही एक एस्पिरेंट रहे हैं। मैं 2019 से मैंने तैयारी स्टार्ट किया था। और उसके बाद ये कब आएगा फॉर्म, कब आएगा, हम लोग वेट में ही रहते थे कि कब आएगा यूपीएसआई का फॉर्म। और फाइनली फरवरी 2021 में ये फॉर्म आया था उत्तर प्रदेश पुलिस का, और पदों की संख्या 9534 थी, तो काफ़ी अच्छी खासी स्थिति में पद थे। तो इसमें ज़्यादा प्रेशर को बस हैंडल करना था। और उसमें इस तरह के यूपीएसआई एक ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें आपको फिज़िकली के साथ साथ मेंटल तो आपका स्ट्रेंथ वो चेक करते ही, साथ में आपको फिज़िकली स्ट्रेंथ पे भी ध्यान देना होगा। इसलिए ये हमारे लिए, चूँकि हम लोग शुरू से ही खेल कूद में भी रहे हैं, हमने अपने स्कूल में भी विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो इस वजह से हमारे लिए लगा कि ये अच्छा मौका है और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। तो हम लोग जैसे फॉर्म आया तो हम लोग फॉर्म के पहले से ही इसमें लग गए थे। और इसमें क्या है कि कंसिस्टेंसी, कोई भी वनडे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक ही स्ट्रेटजी है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, चाहे वो ग्रुप डी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, क्योंकि वो लगभग हर एक कॉम्पिटिशन में कंपटीशन उन्हीं बच्चों के बीच में है जो कि 1 लाख के अंडर संख्या में है। वही एक सीरियस एस्पिरेंट है, वही उन्हीं का रिज़ल्ट आता है, लगभग हर जगह वही पास भी होते हैं। तो जब से फॉर्म आया तब से हम लोगों ने अपनी तैयारी को शेप देना शुरू किया। और चूँकि जैसा कि भाई ने बताया कि पूछा हमसे कि आप कितने घंटे तैयारी करते, तो तैयारी को कभी घंटे में नहीं गिना जाता है। आप एक औसत अपना एक टारगेट रखिए कि प्रतिदिन आपको करना क्या है। छोटे छोटे टारगेट्स को आप उसको कंप्लीट करते जाएंगे तो जो आपका अचीवमेंट है वो काफ़ी आसानी से आप प्राप्त कर लेंगे। तो लगभग औसतन हम लोग 6 से 8 घंटे फिर भी पढ़ लेते थे। और चूँकि ये एग्ज़ाम शेड्यूल होना था अगस्त में ही, बाद में ये कोविड के कारण टलता गया, तो उस तरह से हमारी तैयारी में जो कमियां थी, जो हमारे कमज़ोर ग्रिप्स थे, उन पे भी हमने काम किया। और जाके फाइनली जब 29 नवंबर को हमारा पेपर हुआ था, तब तक हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और मैंने उस टाइम 128 सवाल सही किए थे आउट ऑफ 160। अब आपको सिलेबस बता देते हैं यूपीएसआई का, चूँकि हमारे कई सारे भाइयों का भी सपना रहता है एक अच्छी जॉब है उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर में। तो 40 सवाल इसके होते हैं, जिसमें जीएस और मूल विधि होता है। और उसके बाद टोटल 40 सवाल के 4 सेक्शन होते हैं। 40 सवाल जिसमें सामान्य अध्ययन प्लस मूल विधि के होते हैं। मूल विधि इसलिए क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के दरोगा बनने जा रहे हैं, तो उसमें आपको पब्लिक डीलिंग करनी होगी। तो आईपीसी सीआरपीसी में एक अच्छे खासे वो लोग सवाल पूछते हैं, और फैक्चुअल के साथ साथ एक स्थितियों का भी वो लोग परख लेते हैं। और साथ में आपको रीजनिंग 40 मार्क्स का होता है, 40 मार्क्स का मैथ होता है, 40 मार्क्स का सामान्य हिंदी होता है। तो मैं पहले एस्पिरेंट से यही कहूँगा कि भाइयों, चूँकि सामान्य हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे एक औसत भी छात्र रहता है तो वो 40 में 35 तक तो करके आता ही है। तो उसके लिए आप लोग कोशिश करें कि 40 में 38 39, चूँकि आपको बता दूं कि अभी ये जो दरोगा भर्ती का जो फाइनल रिज़ल्ट हमारा आया है, तो 316 दशमलव समथिंग पे सामान्य वर्ग का कट ऑफ बना है, यानी कि 400 में 316 नंबर, लगभग 80% अंक होते हैं। तो इसलिए आपको कहीं से भी बस इसमें ये करना है कि जो आपको आता है वो तो आपको सही करना ही है। जो आपको नहीं आता है, इतना आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आप उस ना आते हुए को भी सोच सके,
क्योंकि 120 मिनट में 160 सवाल आपको हल करने होते हैं। भैया आप रनिंग के बारे में बताइए, इतना पढ़ाई करने के बाद भी आप रनिंग कैसे करते थे और कैसे कंप्लीट किया, कितना मिनट लगता था ग्राउंड में और वहाँ पर कितना मिनट लगा है? जैसा कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस एग्ज़ाम में रनिंग एक द्वितीयक चीज़ होती है। प्राथमिक चीज़ ये होती है कि आपका जो वो ज्ञान होता है, ज्ञान की परख होती है। 80% अभी फ़िलहाल इसका जो कट ऑफ बना है, और रनिंग इसीलिए इसकी टफ़ इसलिए हो जाती है कि अगर जो सामान्य तौर पे देखा जाए कि जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में होता है वो वैसे भी उतना फिजिकली फिट नहीं होता है। इसकी रनिंग आपको निकालनी होती है, 4800 मीटर की रनिंग होती है, 28 मिनट के अंडर में आपको ये क्वालिफाइंग नेचर की रनिंग होती है। तो इसके लिए तो खैर हम लोग भी थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े हुए थे, तो इस वजह से हमें तो थोड़ी आसानी हुई, चूँकि ग्राउंड पे काफ़ी हमारे सारे छोटे भाई जैसे भोदू हैं और ये मिथिलेश जी हैं जो खुद स्वयं अभी वीडियो बना रहे हैं, मोनू भाई हैं, दीपू हैं, तो इनके सहयोग की मदद से हमारी रनिंग तो लगभग 1 महीने में ही तैयार हो गई थी। और शुरुआत में बता दूं तो जब मैंने रनिंग का स्टार्ट किया था तो मेरे भी 30+ मिनट लगते थे। इनफैक्ट मैं तो 12 राउंड का, यहाँ होता है 400 मीटर का, तो 12 राउंड में लगा भी नहीं पाता था। धीरे धीरे छोटे भाइयों के सहयोग से मेरी रनिंग लगभग ठीक ठाक हो गई थी। अंडर 26 में 2 महीने में लगा देता था। इसके लिए रनिंग के लिए आपको बेसिक टिप्स यही है कि आप अपने फिज़िकल पे ध्यान देंगे तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशियस, मतलब कि पोषक तत्व जो आवश्यक होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। चाहते हैं भैया से, तो वहाँ पर जब भैया फिजिकल देने गए थे तो वहाँ पर ग्राउंड पर क्या क्या हुआ, और सभी लोगों को, दर्शकों को साझा करें वहाँ की बातें, क्या क्या हुआ था डॉक्यूमेंट्स में। और भैया आप एक्सपीरियंस थोड़ा बताइए वहाँ के ग्राउंड के बारे में। देखिए, यूपीएसआई का पहले जब आप रिटन एग्ज़ाम दे देते हैं तो आंसर की रिलीज़ करते हैं वो 1 हफ्ते के अंदर। उसके बाद एक 4 गुना या पदों के 4 गुना सापेक्ष, हमारे में तो 4 गुना तक लड़कों को बुलाया गया था, तो 4 गुना लड़कों को बुलाते हैं दस्तावेज परीक्षण के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो चूँकि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रयागराज में हुआ था, तो वहाँ पे वो लोग जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो वैलिड सर्टिफिकेट जो कि आपने फॉर्म के अंदर सबमिट किया है या फिर वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपने जो भरा हुआ है, उनको वो लोग चेक करते हैं, रीचेक करते हैं। तो इसके लिए मैं अपने भाइयों से यही सलाह दूंगा कि जब भी आप फॉर्म को भरें तो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ के भरें, और तथा उन सारी चीज़ों को जो दिशा निर्देश दिए होते हैं उनको फॉलो करें, कोई भी तरह की गलती ना करें। अन्यथा आपको एक एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा कि हमारी गलती इस जगह पे हुई है, इसके लिए हमारा ये है, ये सही था, ऐसे मैंने गलत कर दिया। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जब मैंने दस्तावेज़ परीक्षण के लिए जब मैं गया था तो मैंने देखा था कि कई सारे भाइयों का इस वजह से दिक्कत हुई थी, परेशानी हुई थी। तो इन सारी चीज़ों को मैं दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि इन सारी छोटी चीज़ों से परेशानियों से बचने के लिए आप पहले ही एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें कि मैंने फॉर्म को सही डाला है नहीं। फिर आपका जब दस्तावेज़ परीक्षण के लिए जब वो बुलाते हैं तो वहीं पे आपके हाइट और चेस्ट मेजरमेंट कर दी जाती है। तो सामान्य के लिए चेस्ट होता है 79 सेंटीमीटर, फुलाव होता है 5 सेंटीमीटर का, इतना आपको मिनिमम चाहिए, और जो हाइट होती है 168 होता है। और इसमें SC ST कैटेगरी को थोड़ी सी छूट मिल जाती है। यहाँ पे आपके दस्तावेज और PST इसको बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इन दोनों को निकाल लेने के बाद आपका जो होता है एक रनिंग होता है। तो ये रनिंग कुछ दिनों बाद ये रनिंग का एडमिट कार्ड आता है, आपको वो शहर बता देंगे। तो मेरा रनिंग कानपुर में हुआ था, 26 मई को हुआ था। तो रनिंग में ऐसा होता है कि भाई मैं अपने साथियों से यही कहूँगा कि रनिंग में आप कोशिश कीजिए कि चूँकि वो पहला बैच में अगर आप दौड़ जाए तो थोड़ा सा इस तरह से कि वातावरण वैसा रहता है कि सुबह में थोड़ी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो हम लोगों ने कोशिश यही किया था कि पहले ही बैच में हम लोग का रनिंग मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली हमारा मिला नहीं था, दूसरे बैच में हमारी रनिंग आई थी। उससे पहले आपका वो फिर से वो ज़रूरी छोटे मोटे जो दस्तावेज होते हैं, 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स वगैरह वो चेक करते हैं। फिंगरप्रिंट मैच हर जगह होता है, वहाँ पे भी हमारा हुआ था। उसके बाद वो रनिंग के लिए जो होता है बायोमेट्रिक क्वालिफाई हो जाते हैं आप, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स वगैरह आपका सही आ जाता है। तो उसके बाद वो रनिंग कराते हैं। तो जो मेरा रनिंग का मैं अपना अनुभव यही था कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। हालांकि पैनिक तो मैं भी हो गया था क्योंकि पहली बार ही था, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि जो आपका ग्राउंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ टाइमिंग रहेगा उससे आपका कम ही टाइम वहाँ पर लगना होता है। जैसा कि मेरा इस पॉलीटेक्निक ग्राउंड में जहाँ मैंने रनिंग किया था, तो मेरा सबसे अच्छी टाइमिंग मेरी
25:48 की थी और वहाँ पे मैंने रनिंग 24:40 में बनाया था। तो इसी अनुभव के आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि जो रनिंग का टाइमिंग होता है वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि कई सारे उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कई सारे हार्मोन्स होते हैं जो वहाँ पे आपको मोटिवेट करते रहते हैं। एड्रेनलिन हार्मोन उसको बोलते हैं। तो इस तरह से हमारी रनिंग भी हो गई। रनिंग के चंद 14 दिनों के अंदर यानी कि 12 जून को हमारा फाइनल रिज़ल्ट आ गया था और रिज़ल्ट आने के बाद ही मैं आप लोगों के समक्ष खड़ा हूँ यहाँ पर। और भैया आपको बधाई हो और अपने पद को अच्छे से निर्वहन करिए। धन्यवाद मेरे भाई, और मेरे अनुभव को जानकारी लेने के लिए धन्यवाद। और एक बार फिर से अपने छोटे भाइयों को जय हिंद। जय हिंद भाई। भाई यदि आप लोगों को कुछ पूछना होगा बड़े भैया से तो आप लोग कमेंट करिएगा, यदि बात भी करना होगा तो हम बात करा देंगे। जय हिंद भाई।